गुड इवनिंग। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट देखा था, उसका डेरिवेशन देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है जितना चार्ज एनक्लोज करता है गॉसियन सरफेस। ओके, तो आज हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। ओके, पहली एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक field due to infinitely long charged wire। ठीक है, मतलब हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा। ओके, तो एक हमने वायर ले लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, वायर जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ये वायर हो गया, इसका माने पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए हमको थोड़ा टिपिकल पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का हम एक छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं एल। हमने लेंथ एल ले ली। ओके, तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये जो हमारा वायर है ये 1D है, सिंगल क्योंकि वायर। ठीक है, तो इसका जो ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगा, लैम्डा जो होगा इसका वो हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर। ठीक है, तो ये चार्ज डेंसिटी जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि लैम्डा इक्वल्स टू जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय दी लेंथ। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ थी, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एल की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो क्यू अपर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसका एक हमने छोटा पार्ट ले लिया जिसकी लेंथ स्मॉल एल है। ठीक है, जब लेंथ स्मॉल एल है तो यहाँ पे हम लेंथ स्मॉल एल रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, लैम्डा इनटू स्मॉल एल, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस कैसा होगा, अब क्योंकि ये हमारा एक वायर है, ठीक है, तो इसके अराउंड हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम लोग सिलिंड्रिकल बनाएंगे, डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ठीक है, ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया जिसका जो ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस जो है इसका वो कैपिटल आर। ठीक, लेंथ सेम है, जो हमारी इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ है गॉसियन सरफेस के सेंटर की। ठीक है, तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है हमने कर दिया ड्रॉ दी सिलिंड्रिकल गॉसियन surface which encloses the small length L of long wire।
ओके, तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है सिलिंड्रिकल शेप में, इसने की स्मॉल एल लेंथ का जो वायर है उसको एनक्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो स्मॉल एल लेंथ का जो वायर है, क्योंकि इसकी जो इन्फिनिटली लॉन्ग जो वायर था उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी वो लैम्डा थी। ठीक है, तो Q जो हो गया, जो हमारा जितना चार्ज है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे कि जितना हमारा चार्ज होगा गॉसियन सरफेस का, उसमें अगर हम 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E.ds। तो ds हम उसका सरफेस एरिया निकाल देंगे तो वहां से E मिल जाएगा हमें, E ही हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे भी पता है, तो Q जितना चार्ज है इस स्मॉल l में वो कितना है, लैम्डा इनटू l। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 सरफेसेस बन रहे हैं, एक सरफेस ये बन रहा है, एक सरफेस ये बन रहा है और एक इसका कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इस पे ये वाला जो सरफेस है इसका डाउन में जो सर्कुलर सरफेस है, फेस है, उस पे अगर हम एरिया वेक्टर बनाएं तो क्या डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर ds वेक्टर। ठीक है, अगर हम अब वाले में बनाए तो भी वो इस डायरेक्शन में होगा ds वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पे बनाए कर्व वाले पे तो वो कैसा होगा, बाहर की तरफ निकलता होगा ds वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये जो, क्योंकि ये पॉजिटिव इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव वायर है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी उसमें से इमर्ज आउट हो रही होगी, बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ होगी, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये वाला जो सरफेसेस है डाउनवर्ड और अपवर्ड का जो सर्कुलर सरफेस है, इस पे E और ds के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये वेक्टर जो है इस साइड में ये E है और ये ds वेक्टर, तो उसके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इधर भी एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इधर एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री। ओके, अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, क्या होगा, 3 सरफेसेस के लिए हम लोग निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। एक सरफेस के लिए ये हो गया, ऊपर वाले फ्लैट सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds वेक्टर, एक सरफेस के लिए हो गया, एक आ गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। तीनों के लिए हम लोग खोल देते हैं, सरफेस इंटीग्रल ना यहाँ लेगा ई, आएगा ds। अब देखिए इधर cos 90 एक पे cos 90, फिर प्लस दूसरे पे भी cos 90, सरफेस इंटीग्रल ई इंटू ds इंटू cos 90, प्लस एक पे जो हमारा कितना है 0 डिग्री है, जो कर्व वाला है उस पे कितना है 0 डिग्री है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू ds इंटू cos ऑफ 0। ठीक है, तो cos 90 ये 0 होते हैं, कैंसिल, बचा क्या ये, तो cos 0 कितना होता है 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, e इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। अब क्योंकि हमने ये वाला पार्ट लिया था कर्व वाला, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है 2πr/l। ठीक है, तो ये हो जाएगा e इंटू 2π कैपिटल R इंटू l। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये हमारा फ्लक्स आ गया फाई ई। ठीक है, एक और फाई ई का क्या फॉर्मूला होता है, गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई ई फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो चार्ज कितना गॉसियन सरफेस एनक्लोज कर रहा है, लैम्डा इनटू l। ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। ठीक,
चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है, लैम्डा इंटू एल। तो 5e जो आ गया हमारा वो कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारी फ्लक्स है और जो ये आ रहा था E इंटू 2πrl ये भी हमारी फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों के इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, हम लोग लिखते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं, क्या आता है देखते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है, E इंटू 2πrl इक्वल्स टू थर्ड क्या है, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो L से L कैंसिल, L की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो E क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसका अगर हम डायरेक्शन देना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि जिस डायरेक्शन में हमारा r होगा, क्योंकि हमेशा हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ऑरिजिन से इसके, तो r क्या होगा बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो अगर हम इसको E वेक्टर लिखना चाहें, E वेक्टर, तो ये होगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। ठीक है, ओके, ये गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखेंगे इन्फिनिटी अगर लॉन्ग एक प्लेन शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके गाइस, ये इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर के लिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट है, ठीक है, एक शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, डेरिवेशंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आप लोग एक बार खुद से भी इनको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लग रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू infinitely long plane sheet। ठीक है, जैसे हमने वहां पे दिया था कि इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, जैसे यहाँ पे प्लेन शीट है, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट, चार्ज है पहले से चार्ज नहीं है, चार्ज इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ओके, ये ले लिया हम। ठीक, सेम केस जैसे वहां पे मैं इन्फिनिटी लिया था, यहाँ पे मैं इन्फिनिटी लॉन्ग एक शीट देता है। ये है इन्फिनिटली लॉन्ग शीट, बहुत लंबी शीट। ठीक है, इसका हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, मान लिया वो पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये उसका पार्ट हो गया इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज के। क्योंकि चार्ज है तो इसलिए हमने इस पे क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्जेस पे है।
ठीक है, अब हम इसकी कुछ जो गिवन वैल्यूज हैं वो हम लोग देखते हैं कि इसका जो सिग्मा है ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसमें सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया ठीक, ठीक है, ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते हैं ना दोनों साइड में, जैसे कि ये सिलेंडर है तो इसका एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, कर्व वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये जो दोनों साइड्स जो है हमारी, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमारा क्या है, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इस साइड वाला ये जो एरिया है ना ये है, सेम ये एरिया भी ए है, उसी तरीके से ये एरिया भी क्या है, कैपिटल। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये प्लेन शीट है, अब ये जो इस तरीके से नहीं रखी हुई है, ये सीधी ऐसी रखी हुई है, इसको दिखाया गया है क्योंकि अगर हम इसको सीधी ऐसी प्लेन ऐसे रखते हैं इसको ऐसे, तो फिर हमको इस साइड में जब देखते हैं हमको यहाँ सामने से, तो ये हमको सिर्फ एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर दिखता है, तो इसलिए इसको ऐसे डिपेंड कर दिया ताकि हम लगे कि हाँ ये प्लेन शीट है। ठीक है, ये है ऐसी, लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया ताकि आप समझे कि हाँ ये प्लेन शीट रखी हुई है, और अगर ऐसे हम लोग इसको रखते सीधा तो ये आपको ऐसा ही लगता है कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट हो रही होंगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो उनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन हो जाएगा बाहर की तरफ, ऐसे से इधर की तरफ। बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा, क्या होगा, ये ई वेक्टर, सेम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है ये इस प्लेन शीट में से अंदर से पास हो रहा है, मतलब इस तरीके से है ये, मान लिया ये प्लेन शीट है हमारी, तो इसके अंदर से ये गॉसियन सरफेस यहाँ कहीं से मान लिया पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसके गॉसियन सरफेस के अंदर कितना हमारा इसका एरिया आएगा, जो इसका गॉसियन सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कैपिटल ए वही आएगा, और उतना ही चार्ज इसके अंदर आएगा। तो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज जितना है डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ए, ये तो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमारा क्यू यहाँ पे कितना आ गया, क्यू इक्वल्स टू आ गया सिग्मा इनटू ए, इक्वेशन ओके। अब देखिए जो क्या, अगर हम गॉस थ्योरम यूज करें फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्लक्स जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 1/f
एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है सिग्मा इनटू इक्वेशन, ठीक है। अगर हम नॉर्मल वैसे फ्लक्स निकालना है जैसे हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल, उससे हम लोग अगर निकालें और फिर दोनों कंपेयर करते हैं वहाँ से भी ई की वैल्यू आ जाएगी। ई डॉट डी एस वेक्टर, इसका सरफेस क्योंकि तीन सरफेसेस बननी है, एक ये कर्व सरफेस, एक ये कर्व सरफेस और एक ये वाली, दो फ्लैट सरफेसेस एक कर्व सरफेस, ठीक है। ई डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस फ्लैट सरफेस पे अगर हम एक नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो सेम इसी डायरेक्शन में होगा ये वेक्टर जो होगा, क्योंकि इसका एरिया पता है, ए वेक्टर जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा। सेम उसी तरह ये जो साइड में है इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है। नमाज अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाते हैं। गाइस ये हमारा थ्री सरफेसेस के लिए होगा, जो हमारे फ्लैट सरफेसेस है, ठीक है। एक हमारा एक कर्व सरफेस है उसके लिए होगा तीनों, फ्लैट के लिए दो, एक कर्व के लिए, ठीक है। अब देखिए फ्लैट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है दोनों क्या है पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या है जीरो है, ठीक है। जो हमारा एक कर्व वाला है, कर्व पे अगर हम लोग एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो सिंपल क्या होगा, जैसे इसके परपेंडिकुलर जाएगा ए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है ऐसे है ई वेक्टर, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, और जब कभी भी एंगल 90 डिग्री आता है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाता है उसमें सरफेस पे जीरो, क्यों, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, ई डॉट डी एस जीरो, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। अब क्योंकि सिर्फ हमें दो सरफेस चाहिए, क्योंकि एक तो सरफेस हम लोग जीरो कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि हमारा थीटा जीरो है, एक हमने जीरो कर दिया, ठीक है। अब देखिए ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यहाँ पे कॉस जीरो है वहाँ भी कॉस जीरो है, तो कॉस जीरो क्या होता है 1, तो यहाँ कितना बचा ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस और प्लस ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस, ठीक है। अब सरफेस इंटीग्रल डी एस हमारे पास कितना है कि ए है, इसकी वैल्यू कितनी है ए, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया जो उसका दे रखा है इसका ये वाला फ्लैट सरफेस का वो क्या दे रखा है ए, तो यहाँ पे हमें क्या आ गया ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, जो भी कितना हो गया 2EA, ये इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं कंपेयर कर देते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ऊपर का पार्ट ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ओके। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या है सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड में कितना है हमारा इक्वेशन नंबर 3 का दैट इज 2E इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एरिया कैंसिल, क्या बचा ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी कि यहाँ पे हमारी डिस्टेंस नहीं आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेन शीट की वजह से, तो उसके होगा अराउंड, जो उसके अराउंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा ये होगा, ठीक है। प्लस वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द,
आता है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कूलम्स लॉ में, ई जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कैपेसिटर कैसे बनता है, कैपेसिटर की फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। या और एक और हम एक एग्जांपल ले लें कि अगर हम दो पॉजिटिव प्लेट्स रखते हैं तो हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। समझ में आ गया होगा, ये इजी है, कंसेप्ट वही लगना है जो पहले लगा था, इनफिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर में। ठीक है, कंसेप्ट दोनों का सेम है, वैल्यूज अलग अलग आती है। डालते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। ठीक है, मतलब अगर दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, मेरे से दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, ये हमने ले ली पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दोनों का चार्जेस पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा 1। इसकी कितनी है, सिग्मा 2। ठीक है, अब हम इसमें तीन रीजन हमें बनाने हैं। कैसे बनेंगे वो देखिए, ये हो गया फर्स्ट रीजन, ये हो गया सेकंड रीजन और ये हो गया थर्ड रीजन। ठीक है, हमने अभी जस्ट इसका डेरिवेशन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा ड्यू टू प्लेन शीट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्शंस देख लेते हैं, इनकी डायरेक्शंस क्या हो। ये पॉजिटिव है तो इसमें से इमर्ज हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये ऐसा होगा E2 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, ऐसा होगा ये। सेम केस इस साइड में भी होगा E2, वही E2 उसका यहाँ भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा E1 होगा वो भी यहाँ से इमर्ज हो रहा होगा बाहर की तरफ, E1 ठीक है, तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 कितना हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा ही से दोनों का डिफरेंस है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सेम वे में E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड वन डायरेक्शन में क्या होगा, ई नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक है, अब देखिए सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन रहेगा, क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, ये रीजन 1 का हो गया। अब रीजन 2 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो रीजन 2 का जो होगा, देखिए क्योंकि दोनों E1 E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा हमारा, जब E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, तो उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बड़े का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस होना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ई नेट जो होगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, E1 डिफरेंस E2 दोनों का डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 डिफरेंस। ठीक है,
अब बात करते हैं रीजन 3 की। थर्ड रीजन में सेम वही होगा, क्यों? क्योंकि दोनों हमारे इवन इनटू, यहाँ भी इवन जाएगा, ठीक है, तो दोनों इवन इनटू क्या हो रहा है, एड अप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई नेट जो हो जाएगा वही हो जाएगा जो हमारा रीजन 1 में था, ठीक है। तो ई नेट कितना हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें एक प्लेट क्या करें, इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल है, तीनों के लिए अलग अलग निकाल दिया। अगर मान लीजिए, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर होता है उसमें एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो कैपेसिटर में क्या होता है, तो उसी के लिए लोग देखते हैं कि उस केस में हमारा क्या होगा। तो एक प्लेट को अगर हम नेगेटिव चार्ज दे दें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हटा देते हैं, ठीक है। एक प्लेट को अगर हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, due to positively charged and negatively charged, ठीक है। ठीक, सेम में वही होगा, इवन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट में से हमने पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो उसमें आके एंड होती है, ठीक है। तो उसमें इनवर्ड होगा, जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ये इसका अंदर की तरफ इसका डायरेक्शन, ठीक है, इसमें भी अंदर की तरफ होगा, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में हमारा जो सेकंड रीजन था, उस रीजन में जो हमारा ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शंस में, ये भी इस साइड है, ये भी, E1 भी इसी साइड है, E2 भी इसी साइड है, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी दोनों में डिफरेंस वाला आएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने प्लेट्स की बात कर ली। कैपेसिटर में हमारा क्या होता है कि दोनों प्लेट्स जो होती हैं उनपे सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सेम कैपेसिटर के केस में सेम चार्ज उसको दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इन केस ऑफ कैपेसिटर लें, इन केस ऑफ कैपेसिटर सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, ठीक है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, और इसको हम दे देते हैं कि ये सिग्मा के बराबर है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ सिग्मा नाम देंगे बस, ठीक है। अब E1 E2 हट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा, ठीक है। अब देखिए इस रीजन में हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये E है, ये E, ठीक है। अब क्योंकि दोनों E की वैल्यू सेम है, जो कि कितनी है, E की वैल्यू इस केस में सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस वन रीजन में, फर्स्ट रीजन में, क्योंकि दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो जो E नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सेम कंसेप्ट इस वाले थर्ड रीजन में लगेगा, थर्ड रीजन में भी एक दूसरे के अपोजिट है, एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा E नेट कितना हो जाएगा, 0। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड रीजन की। सेकंड रीजन में दोनों सेम डायरेक्शन में,
ठीक है, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ई नेट फिर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई प्लस ई। तो ई कितना है हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो कि क्या है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हम कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स के बाद में, मतलब इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है, वहां पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। चार्ज स्टोर कहाँ होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बस, ई नेट। यहाँ पे तो दोनों साइड में फर्स्ट और थर्ड में 0 0 होता है, ठीक है। तो जो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर होता है, ठीक है, ना फर्स्ट प्लेट्स के इस साइड स्टोर होगा ना सेकंड प्लेट्स के इस साइड होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर चार्ज होता है। ओके गाइस, ये था कैपेसिटर वाला केस हमने देख लिया, ठीक है। कैपेसिटर के केस में जिसका जो नेट डायरेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों ही सेम ही डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन एड अप हो जाएगा और नेट डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है। जैसे शेल मतलब स्फेरिकल शेल मतलब सिर्फ उसका सरफेस होगा, अंदर से हॉलो होगा। जैसे कि हमारी बॉल होती है ना, बॉल अंदर से तो हॉलो होती है, फुटबॉल ले लें तो उसी बॉल लेना अंदर से हॉलो होगी, ठीक है, और वो सिर्फ उसका सरफेस होगा, तो ऐसी बॉल को हम लोग स्फेरिकल शेल बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग 3 केस बनाएंगे, किस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। पहला केस हम लोग लेंगे, उसमें क्या अगर ई पॉइंट लाई कर रहा है शेल के बाहर, या ई पॉइंट शेल पे लाई कर रहा है, या ई पॉइंट एक पॉइंट हमारा शेल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 केस आ जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell, ठीक है। एक हमारी स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो हम लोग शेल बना देते हैं, अगर सर्कुलर ना बने तो माफ कर दीजिएगा, मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा शेल है, ठीक है। इस शेल का हमने जो रेडियस लिया है वो क्या लिया है, कैपिटल आर, ठीक है। इस शेल का हमने रेडियस ले लिया कैपिटल आर, ठीक है। और इसमें चार्ज जो है वो यहाँ है इसके सरफेस, ठीक है। इसके सरफेस चार्ज है, तो आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। आर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया स्फेरिकल शेल का, ठीक है। अब हम इसमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस
थोड़ा अच्छा सा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, गॉसियन सरफेस का जो हमारा रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट हमारा गॉसियन सरफेस पर ही लाई कर रहा है। जब ही तो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमारा निकलता है ना वो गॉसियन सरफेस पर ही निकलता है। तो इसीलिए हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है उसी पॉइंट को लेके हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कहीं पे पी पॉइंट लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है प्लस एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो जो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही होंगी यहाँ से क्यों होगी, क्यों 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 ये ऐसे होंगी। ई पॉइंट को यहाँ बना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसी होंगी इसकी। ठीक है, तो स्मॉल आर जो था हमारा वो क्या था, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके, देखिए इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो यूनिफॉर्मली स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी जो बॉल है या जो हमारा शेल है वो क्या है, स्फेरिकल है, मतलब हर डायरेक्शन में हमारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि यूनिफॉर्मली स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल इन नेचर होगा, सिमेट्रिकली स्फेरिकल होगा। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल शेल है। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा हमें पी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे या लाइन चार्ज या हमने वायर के लिए किया था, शीट के लिए किया था, तो उसमें हमने एक चार्ज डेंसिटी उसमें कंसीडर की थी, तो यहाँ भी वो चीज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी सिग्मा क्या हो गई, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है कहीं पे, तो इसलिए हम इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज नहीं करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा जो है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। ठीक, तो जो सिग्मा हो गया, क्या हो गया, क्यू जो चार्ज होगा वो डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, जो कितना होता है इसका स्क्वायर का 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा सिग्मा इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, तो क्यूब कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, सिग्मा इंटू 4 पाई, ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर दें, फाई कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन
एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, जो गॉस थ्योरम जो हम लोग वैसे निकालते हैं वो कैसे होगा, ई इंटू जो हमने सरफेस एरिया ड्रॉ किया है ये वाला इसका गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई इंटू सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू आर। क्यों, क्योंकि जो हमारा गॉसियन सरफेस पे है इस पे अगर हम एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करें डी एच वेक्टर तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा ई वेक्टर के, क्योंकि वो भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, ठीक है। दोनों बीच में एंगल 0 cos 0 1, तो इसलिए ई इंटू 4 पाई एल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो इसका अगर हम ऊपर इसको देखें तो ये कैसा आता है, ई इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, ठीक है। क्या होगा, ई इंटू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। तो टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इसका अगर छोटा पार्ट अगर यहाँ पे कहीं लेते हैं जैसे हमने वहां पे किया था, इसका जो डेरिवेशन किया था गॉस लॉ का वो ऐसे ही किया था, ठीक है। तो अगर इसका छोटा पार्ट डी एस लेते हैं तो उसको अगर हम टोटल सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो गॉसियन सरफेस का सिमेट्रिक जो हमारा सिमेट्री वाला होगा, ठीक है, वही आएगा। तो इसका जो एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम ही है, सॉरी ये वाली 2 और इसको नाम दे देते हैं 3, ठीक है। तो अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा यहां से हम लोग ई निकाल देंगे, ई क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गई, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, हमें सारी वैल्यूज पता है, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, इसका सरफेस डेंसिटी क्या है, ठीक है। देखिए हमारे पास ई की जो वैल्यू आई है क्या आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या था, क्यू था, ठीक है। अब तो इसमें एक और चीज है कि हमारा जो रिलेशन है वो तो यही रहेगा, ठीक है, रिलेशन यही आएगा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अगर हम इसको यहां से हम ये एक और चीज देखें कि सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, क्यू होती है यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कब आता था, जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देखते थे, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में हम देखते थे तो वो क्या था, वो एक पॉइंट चार्ज के लिए था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल निकालते हैं किसी पॉइंट पी पे जो कि उसके आउटसाइड है, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो हमारा चार्ज है वो इसकी सरफेस पे ना होके इसके सेंटर यहाँ पे मौजूद है टोटल चार्ज। तो यहाँ पे अगर टोटल चार्ज होगा, एक टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे रख लें तो टोटल डिस्टेंस आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 10 when P point P lies outside shell, then electric field E
looks like as the whole charge is present at center as point charge। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए तो हमारा आता था। ठीक, अब देखिए यहीं से हम लोग क्या निकाल देंगे कि अगर हमारा पॉइंट P इसी सरफेस पे लाई कर रहा है, इसके पॉइंट P, अगर ये पॉइंट P अगर इसके सरफेस पे लाई कर रहा है कि व्हेन P lies on सरफेस, अभी पहला आउटसाइड था, अब इसके सरफेस पे आ गया। तो जब P हमारा सरफेस पे लाई करेगा तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, दोनों इक्वल। तो यहाँ से क्या आ रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आ जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। अब देखिए दोनों हमारे कैपिटल R स्मॉल r दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ये r कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो कि क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब थर्ड जो केस है वो है कि व्हेन P lies inside the shell। ठीक है, अब देखिए जब P पॉइंट हमारा किसी मान लीजिए यहाँ कहीं पे लाई करेगा शेल के अंदर, तो इस पे चार्ज बताइए कितना इंक्लोज होगा। चार्ज तो हमारा इस शेल पे है ना, ठीक है, अब P पॉइंट इसके अंदर है, इनसाइड लाई कर रहा है, तो चार्ज तो कोई इंक्लोज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज तो हमारा यहाँ पर है ना, शेल पे। हमने शेल के अंदर चले गए, ठीक है, तो शेल के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। इसका मतलब क्या है कि टोटल चार्ज Q हमारा क्या है, 0 है। तो जब Q हमारा 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जो क्या होता है E इंटू ए। ठीक है, तो एरिया तो हमारा 0 है नहीं, इसका एरिया कितना 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा, क्योंकि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है कि उनमें से या तो एक नंबर 0 होगा या दोनों नंबर 0 होंगे, मतलब 0 कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो एरिया 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा P पॉइंट इनसाइड द शेल होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब P पॉइंट हमारे शेल पर प्रेजेंट होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा P पॉइंट आउटसाइड द शेल होगा। ओके, अब हम इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे आप लोगों को समझ में आएगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे प्रोफेसर ने भी इसी से मुझे अच्छे समझाया था। आप लोग भी प्लीज इसको देखिएगा। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, और ठीक है, ये हमारा जो स्फेरिकल शेल हम लोग ले रहे हैं वो हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ठीक है, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या रहेगा, 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, जो हम पॉइंट ले लेते हैं कि किस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। वाई एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो ई वाई एक्सिस पे है, इसीलिए हमारा ये 0 हो गया। एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो वाई के लिए 0 होगा, ठीक है। तो इनसाइड द दिस शेल, स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ई 0 है, ठीक है। जैसे ही हम इसके सरफेस पे आए, तो जब हम इसके सरफेस पे आए थे, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो क्या था, हमारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 पाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कांस्टेंट वैल्यू इसकी सरफेस पे मान लिया, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 0 था, यहाँ पे कांस्टेंट रहा इसके सरफेस पे, ठीक है। और उसके बाद में जब इसके सरफेस से हम लोग और आगे बढ़ गए, तो फिर ये वैरी कैसे हो रहा था, जैसे कि पॉइंट चार्ज में वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो वैरी कैसे हो रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले के लिए हमारा ई जो था वो कैसा था, 1/r स्क्वायर। इस वाले के लिए हमारा ई कैसा था, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए हमारा ई क्या था, 0। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्राफ। ठीक है, ठीक है। तो ग्राफ क्या है ये, कि वेरिएशन ऑफ ई with variation of E with R with the distance, या distance को हम R भी बोल देते हैं, distance R for spherical shell। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। ओके, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो गाइस हम लोग अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग जितना भी अभी तक, क्योंकि लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इसके बाद में कोई टॉपिक नहीं है, तो फर्स्ट चैप्टर के आप जितने क्वेश्चंस लगा सके उतने ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे मैसेज कीजिए। ओके, और इसमें अगले जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप अपडेटेड रहिएगा मेरे चैनल पे। ओके, सो गाइज थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।